हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, जैसे हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी के दौरान हमें कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो इनको छोड़ देना चाहिए, या ये वाले क्वेश्चन इजी है तो इनको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एक तो ये डाउट है। और दूसरा ये कि क्या उस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, या किस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी बता दो। और तीसरा ये कि यूपीएससी सीसेट जो 2025 का पेपर हुआ है, आपके अकॉर्डिंग जो 5 बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो बता दो, ताकि हमें एक आइडिया भी लग जाए कि यार ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब दूंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले तो यही कि यूपीएससी जो सीसेट के 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक गाइड बुक। और ये जो गाइड बुक है ना, इस गाइड बुक में आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, डिकोडेड सिलेबस, क्या मैथ में इंपॉर्टेंट है, क्या रीजनिंग में, क्या इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें इस गाइड बुक में मिल जाएगी, और इसे एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे सॉल्व्ड। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार जरूर देख लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो पहले इसी कहानी का सॉल्यूशन दे देता हूं कि यूपीएससी सीसेट 2025 में जो 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो कौन से थे। देखो, यहाँ पे दो तरह की बातें होंगी। ठीक है, अब मेरे नजरिए से मुश्किल लगना, क्योंकि मैं बहुत अभ्यासरत हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस काफी है, दिन प्रतिदिन यही काम है हमारा, तो सुबह से लेके शाम तक मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। तो मुझे मुश्किल लगे कि नहीं लगे ये सवाल अलग है, लेकिन एक स्टूडेंट पर्पज से क्या चीज मुश्किल थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट पर्पज से जो मुश्किल क्वेश्चन का चुनाव होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो ये कि अगर वो पेपर में टाइम ले रहा है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो मैं बोलूंगा कि वो क्वेश्चन मुश्किल है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया बिल्कुल, ठीक है, कि यार ये चीज तो पहले कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, तो वो क्वेश्चन मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे पेपर यूपीएससी सीसेट 2025 के मैथ के पार्ट को कंक्लूड करूं, तो आउट ऑफ द बॉक्स तो मुझे कुछ दिखा नहीं इसमें। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये थोड़ा है कि यार ये नंबर पे बेस्ड सवाल है तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स होता है कि बिल्कुल ही पता नहीं अटपटाई कुछ क्या दे दिया, पहले सुना ही नहीं था, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। हाँ, टाइम टेकिंग काफी क्वेश्चन थे इसमें, और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है वही डिफिकल्ट है। ठीक है, टाइम टेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि यार कोई कंसेप्ट है वो आता है और क्वेश्चन 3 मिनट में सोल्व हो गया। अगर वो आपका 3 मिनट में सोल्व हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम टेकिंग है। क्यों नहीं है? क्योंकि 80 क्वेश्चन है और 120 मिनट है आपके पास। 3 मिनट में एक क्वेश्चन भी होता है तो भी आपने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और अगर 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो भैया क्वालिफाई तो करना है पेपर, तो आराम से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, जिन क्वेश्चंस को सोचने में मतलब टाइम तो ले ही रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई केस छूटने की वजह से, ठीक है, वो गलत भी हो जाए, तो वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें जैसे ये पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि लेट पी क्यू आर बी ए 3 डिजिट नंबर, मैंने सोल्व करवाया हुआ है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी चीजें सोचनी थी। पहले आपको यहाँ देखो, वो कह रहा है कि पीपीटी बी ए 3 डिजिट नंबर, पीपीटी, ठीक है, एंड पीएस बी ए 2 डिजिट नंबर वेयर पी क्यू आर एस टी आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्दर इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आना चाहिए, और आर और एस की पॉसिबल वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सोचोगे ना, आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 जितनी भी है, फिर एस की फिर माइनस करोगे, फिर टी भी लेस देन 6 है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। हालांकि घर पे बैठ के बात करना आसान है। अब मैं अगर पेपर में नहीं बैठा हूं और मैं घर पे बैठ के सोल्व करूंगा भाई, पेपर देने के बाद, वो अलग कहानी है। शायद हो सकता है कि दिमाग फ्री ऑफ माइंड है, लेकिन परीक्षा में बैठ करके उस दबाव के अंदर इन चीजों को झेलना मुश्किल होता है ना। तो मुझे लगता है कि ये उन क्वेश्चंस में से एक था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ए नेचुरल नंबर एन इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जहां भी ये कैन, पॉसिबिलिटी, ये सब चीजें आ जाए ना, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, तो वो पेपर में मतलब उस दबाव में चीजों को निकालना मुश्किल होता है। देखो, एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे नंबर सोचो जिनके फैक्टर्स का सम उसी के बराबर आ जाए। अब जैसे 6 है, 1 2 3 से डिवाइड होता है, 12 18, यहां तो बना लिया, लेकिन उस टाइम पे नहीं आती है दिमाग में चीजें बहुत बार। तो मुझे लगता है कि ये भी
मुश्किल की कैटेगरी में आता होगा एज पर यू। ठीक है, मैं अपना जो है आंकलन नहीं कर रहा हूं यहाँ। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? अगर मैं हीरो बनूं कि यार ये तो पेपर यूं चुटकियों में होने वाला था, बैठो पेपर में जाओ ना। और ये आप तो पूरा दिन सीसेट साथ में करो, जीएस की प्रिपरेशन पढ़ना है आपको, पूरी पॉलिटी पॉलिटी नहीं कवर होनी है आपको, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, वो सारी चीजें पढ़ के सीसेट के लिए टाइम निकालना, ये चैलेंजिंग है। अब मेरा काम तो पूरा दिन यही है ना भाई, और मैं फिर अगर इजी बोलूं पेपर को तो फिर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना सोच के बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो 10 घंटे दिन में ये काम करता हूं, तो वो गलत है। ठीक है, पेपर सच में डिफिकल्ट था, अच्छा पेपर था, और जहां इस तरह की संभावनाएं बन रही थी, परीक्षा के अंदर दिमाग खराब होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी एक क्वेश्चन था जहां पी क्यू आर एस ईच लेस देन 20 है। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि जो टाइम टेकिंग था और साथ में जहां पॉसिबिलिटीज बन रही थी, केस बन रहे थे, वो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहां भी देखो डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इसमें एक नया ऑप्शन भी दिया था। ठीक है, एक नया ऑप्शन क्या इंट्रोड्यूस किया गया था कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो ध्यान ही नहीं जाता है बच्चे का, या तो वो सोचता है कि यार एक से हो जाएगा या दो से हो जाएगा या किसी से नहीं होगा। ठीक है, या दोनों से होगा। तो और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई बन रहा है, सॉरी डी बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है ये, तो ये भी मुझे थोड़ा लगा कि बच्चों को दिक्कत आई होगी। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन, ये मुझे सबसे सबसे मुश्किल यही लगा इस पेपर में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें इस तरह की संभावनाएं बनाना नॉर्मली आमतौर पर बच्चों के बस की बात नहीं है। उस एग्जाम माहौल में घर बैठ के तुम कितने बड़े यूट्यूबर, कितनी बड़ी फैकल्टी बन जाओ, वो एक अलग चीज है, लेकिन पेपर के नजरिए से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं आना था उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था पेपर में। ठीक है, तो ये 5 बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है हर एक का। ठीक है, दिया इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दफा सोल्व करवा चुका हूँ यूट्यूब पे ही अलग अलग, तो आंसर की में भी करवाया था, फिर हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन भी डाला, तो मुझे लगा फिर से सोल्व करवाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। पर्पज वीडियो का यही है, ये दिखाना कि कैसे आगे तैयारी करनी है, कैसे परीक्षा में छोड़ना होता है, कैसे करना होता है। तो इसलिए मैंने डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पहले ही बनाया हुआ, मेरी हैंड राइटिंग है ये, आप देख लो। ठीक है, चलो तो ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा, ये 5 क्वेश्चन थे। अब बारी आती है कि हमें किस लेवल पे प्रिपेयर करना है आगे, अगर हम अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और पेपर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो पेपर की स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं, पहले पेपर की स्ट्रेटेजी वहीं पे वर्क करती है जब आपने कुछ पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि यार पेपर में 80 सवाल है, उसमें से 40 छोड़ दो, 40 ही अटेम्प्ट करो। भैया छोड़ने के लिए भी तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपको किसी क्वेश्चन को देख के ये थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये छोड़ना है। आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे कि हाँ यार ये मुश्किल है, ये आसान है, तभी तो छोड़ोगे ना। ठीक है, और अगर आप पढ़ के ही नहीं गए तो फिर आपको सारे ही मुश्किल लगेंगे, तो सारे ही छोड़ोगे। तो पहले प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। जब तक 2026 का एग्जाम होगा तब तक कई दफा हम लोग आपसे मिल चुके होंगे और इन चीजों पे बात कर चुके होंगे। आप प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर अच्छे लेवल पे करिए। रीजनिंग आपको कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लगातार प्रैक्टिस करें। ऑडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। अगर नहीं पढ़ते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता नहीं होगा, ये बात जरा हजम नहीं होती है, पढ़ते होंगे आप, बट थोड़ा उस पर्पज से पढ़ने की कोशिश करिए। लॉजिकल, ठीक है, एथिकल जैसी चीजें पेपर में आती हैं पैसेजेस में, उस टाइप से। और क्वांट के अंदर कुछ देखो, नंबर सिस्टम अगर आप छोड़ दोगे ना, नंबर्स पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अब पूरा पेपर में 38 सवाल है, 38 मैथ के 2025 में, और इसमें से 25 क्वेश्चन के लगभग नंबर पे बेस्ड है। आप बताओ अब क्या करें, छोड़ दें? और नंबर पे बेस्ड ऐसा भी नहीं है कि सीधा कोई ऐसा, हालांकि अगर जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, जिसका रिमाइंडर्स नंबर्स पे पकड़ अच्छी है, यूनिट डिजिट, ये वो, हाईएस्ट पावर, ये सारे कंसेप्ट जिसके अच्छे उसने सोल्व कर लिए अच्छे खासे, 12-15 क्वेश्चन तो बन ही रहे थे। ठीक है, किसी के भी अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, और अगर आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की है तो फिर बन ही जाता। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये सब चीजें एक शॉकिंग डाटा है, एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ है यूपीएससी के इतिहास में कि इतने लोग सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत बड़ा डाटा है ये।
एक बार रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद शेयर करेंगे आप सबसे, देखेंगे, आरटीआई डालेंगे, पूछेंगे, पर अभी तक सिर्फ इधर-उधर की बातें ही हैं। तो अगर मैं यहाँ वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा आपको, तो प्रॉपर आरटीआई डाल के पूछ के जो वैलिड डाटा होगा वही शेयर करेंगे। बट अभी तक सुनने में जो आ रहा है वो बहुत बड़ा नंबर है, जो इस बार जीएस तो कर गया लेकिन सीसेट नहीं कर पाया। समझ रहे हो? और ये सारी तार्किक बातें हैं, अगर आप इधर-उधर से सुन के यार यही आता है, ये होता है। एक बार बैठो, परीक्षा के माहौल में बैठो और पेपर सोल्व करके देखो, जो अगले साल को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? तो मेहनत कर लो भैया, मुश्किल हो जाएगा, और मेहनत करने के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे सारे कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं फ्री में, पढ़ लो आप। ठीक है? लेकिन उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ें एक ही जगह चाहिए बढ़िया टाइम टेबल के साथ। तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे मास्टर कोर्स का। अब जो हमारा मास्टर कोर्स है, वो आप गूगल पे भी सिंपली टाइप करोगे edutap.in, तो ये ओपन हो जाएगी हमारी वेबसाइट। यहाँ कोर्सेज पे जाओ और यहाँ जो सीसेट का मास्टर कोर्स है वो खोल लो, ये रहा। ठीक है? तो सीसेट के कोर्स में जा करके आप यहाँ पे आएँगे, तो ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है? यूपीएससी सीसेट का। इसमें लाइव क्लास भी होती है, सारा रिकॉर्डेड भी है, और रिकॉर्डेड में अपडेट करेंगे हम अभी। ठीक है? इसी वीक से अपडेटन जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस कोर्स से, उनको बता दूं कि इसी वीक से अपडेट शुरू हो जाएगा। ठीक है? और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल वीडियो ऐड करेंगे। हालांकि पहले भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगले साल फिर और लेवल ना बढ़ा दे, इसलिए थोड़ा और चेंज कर देते हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, पहले इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है वो पूरा अपडेट करने जा रहा हूं मैं अगेन फिर से। ठीक है? और क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, दूसरी चीज़ें भी, और इसमें लाइव क्लासेस वगैरह बाद में होती हैं। जैसे अगले साल आपका 24 मई को पेपर है, तो ये लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी अप्रैल में या मार्च में, मार्च या अप्रैल में हो जाएंगी, जिसमें क्या होगा कि पूरा रिवीजन फिर से हो जाए लाइव के थ्रू। रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, और इसमें इन्हीं क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, कंसेप्ट क्लासेस के नोट्स नहीं है। ठीक है? और इसके अलावा इसमें पूरी टेस्ट सीरीज तो है ही, टॉपिक वाइज टेस्ट में जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो सारे, और ये डिस्काउंट वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है हमारा, तो ये थोड़ा सा देख लेगा। ठीक है? चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है? और तैयारी कर लो भैया, बाद में पछताना पड़ेगा, वरना ये मतलब मैं इसीलिए ज़्यादा जोर डालता हूँ क्योंकि आप ये मत सोचा करो कि सर आप तो सेल के पर्पज से बोल रहे होंगे, ये वो कोई सेल पर्पज उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य ये है कि एक कहीं किसी छोटे से तबके से, गाँव से आया हुआ एक बच्चा या शहर से आया हुआ बच्चा, जो आर्थिक रूप से भी शायद इतना समृद्ध ना हो, वो पूरा जोर लगा के जीएस पे मेहनत करता है। ऑप्शनल बहुत अच्छे से, जीएस पूरा अच्छे से तैयारी, लेकिन थोड़ी-सी किसी लापरवाही की वजह से सीसेट पे इतना ध्यान नहीं देता है, और उसका 1 साल व्यर्थ हो जाता है, और हो सकता है कि उससे अगले साल वो एनर्जी उसमें फिर से आए, ना आए। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करनी है ना? तो खामखा सीसेट अकेला सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सीसेट आपकी सिलेक्शन रोक सकता है, और अगर सीसेट आपकी सिलेक्शन रोक सकता है, तो क्यों ना फिर इस रुकावट को अभी से ठीक कर लो। तो मुझे लगता है कि अगले 3, 4, 5 महीने में आपको सीसेट एक तरफ रख देना चाहिए करके, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है? तो डेली 1 डेढ़ 2 घंटा अगर इस कोर्स में निकालोगे, 100 घंटे की वीडियो है, अपडेट करेंगे तो 110 घंटे की हो जाएँगी। ठीक है? तो 110 घंटे की वीडियो है सारी, जिसमें पूरा सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर है। ठीक है? तो 110 घंटे की वीडियोज़ में देखने में कितने 220 घंटे लग जाएँगे। ठीक है? तो 220 घंटे में खत्म करो। तो डेली के 2 घंटे भी निकालोगे, 110 घंटे। लेकिन उसके बाद फिर फँसेगा नहीं सीसेट। ठीक है? चलो, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन जितने भी लेक्चर होते हैं हमारे, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुलाकात होती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट वगैरह करके भी बताया करो, आपको कैसा लगता है, कैसा फ़ील करते हैं आप इस चैनल पे। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।